हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री पे अभी जो शेयर का प्राइस है वो 7.2% टूटा है। तो ये बड़ा शेयर है और इसका प्राइस का इतना टूटना थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ऐसे शेयर्स को जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना चाहते हैं और वो अब अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो अगर हो तो बाय ज़रूर करना इस शेयर को, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली आप देखो तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है। अगर आप इसका पुराना शेयर देखोगे कि पुराना हिस्ट्री चेक करोगे तो 1977 में भी ये बोला जाता था कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद रखा है कि नहीं खरीद रखा। अगर आपने खरीद रखा है तो उसने 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। 10 साल में कोई कहीं 77% रिटर्न आता था, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिलता था रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। तो पहले से ही ये जो हमारा शेयर है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को हमेशा से ही एक ब्लू चिप कंपनी बहुत अच्छी रहती है और हमेशा से ही इसे खरीदने के लिए लोग रेडी रहते हैं। तो इसका शेयर अभी डाउन पे है, तो उस डाउन होने का अलग रीज़न है, बट ये शेयर आपको ज़रूर बाई करना चाहिए। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री का शेयर क्यों टूटा। इंडस्ट्री का शेयर टूटने के पीछे दो रीज़न है बेसिकली। पहला तो रिफाइनिंग पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। ऑयल की जो रिफाइनिंग होती है उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। और दूसरा रीज़न है विंडफॉल पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। तो इन दोनों टैक्सों की वजह से इंडस्ट्री का शेयर 7% टूट गया है। अगर हम बात करें कि फ्यूचर गोल्स के और इसका आगे का प्रोस्पेक्टिव देखें तो मुकेश जी ने बड़ा ही क्लियर प्रोस्पेक्टिव वे में इंडस्ट्री को 3 पार्टों में अपने जो सन्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया है। अगर हम पहले इनके धीरू भाई अंबानी का देखें तो उनके जो सन्स थे उनमें जो क्लैशेस हुए तो वो पूरा जग को जाहिर है, ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं। तो क्लैशेस का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और इस इम्पैक्ट से उनके जो एक तरह से इज्जत होती है वो काफ़ी बेकार हुई थी। और इज्जत के साथ साथ जो इनके कंपनी थी जिन्होंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा था तो कंपनी काफ़ी टूटी थी। और कंपनी टूटने के बाद में एक ही कंपनी की 5-5 कंपनी बन गई थी, क्योंकि काफ़ी मर्जर हुए थे और काफ़ी सब चीज़ें हुई थी। तो मीन्स उस टाइम पे जब कंपनियां टूटी थी तो ऐसा हो गया था कि एक कंपनी का अगर किसी ने शेयर ले रखा है तो उसके पास 5 कंपनियों के ऑलरेडी शेयर ऑटोमेटिक आ गए थे। ये उस टाइम का टाइम है जब रिलायंस का कंपनी टूटी थी। वो बात अलग है कि उसके बाद में वो कंपनियां बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गई, उनका शेयर, वो अलग स्टोरी है। पर जिस टाइम पे ये सारा प्रोसेस टूटा था, एक साथ ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम पे 5 गुना मुनाफा कमाने का लोगों के पास टाइम था। तो ऐसा भी पास्ट में हो चुका है। तो मुकेश अंबानी जी ये नहीं चाहते कि आगे जाके ये क्लासेस अब मेरे सन्स के या अदर्स के बीच में भी हों। तो ऑलरेडी वो 65 ईयर के हैं, ज़्यादा उनकी एज अभी भी नहीं है, बट उन्होंने इसको डिक्लेयर करके आगे का प्रोस्पेक्टिव न्यू विज़न दे दिया है कि कौन बंदा कहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। तो हम देखते हैं कि कौन उनका सन कहाँ करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ईशा अंबानी की। ईशा अंबानी का जो अब बिजनेस प्रोस्पेक्टिव होगा वो होगा रिलायंस रिटेल में। अब रिलायंस रिटेल में ईशा अंबानी का पूरा देखा जाएगा और वो ही अब चेयरपर्सन हैं रिलायंस रिटेल की। रिलायंस इन्फोकॉम जो जियो और अदर जो टेलीकॉम की सर्विस हैं वो अब जाएंगी अनंत अंबानी के हाथ में, जो उनको पूरा देखेंगे, आकाश अंबानी के हाथ में। तो वही अब उनको सारा कुछ मैनेज करेंगे आकाश अंबानी जी, और वही आगे उसे फर्दर प्रोसेस करेंगे। अनंत अंबानी जी जो सबसे छोटे सन हैं इनके 27 ईयर के, अब वो OTC बिजनेस जितना भी पेट्रोलियम का था वो सारा देखेंगे। प्लस अब न्यू जो रिफाइनिंग का बिजनेस है, न्यू एनर्जी का बिजनेस है, तो वो जितना भी डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा जाएगा अनंत अंबानी के हाथ में। तो ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा अच्छा दिया है, किसी को ज़्यादा कम दिया है। ये उन्होंने अपने बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि कौन किसको कैपेबिलिटी से अच्छे से डील को निभा पाएगा। तो यही सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कर दिया है।
तो आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।